हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से इनकी रिएक्शन होती है एक्सेट्रा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, सबसे पहले लिखा हुआ है एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैटेगरी में बांटा गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ सम मेटल्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं मेटल्स के बारे में, जो कि है आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा। और इनके सिम्बल्स भी इनके आगे लिखे हुए हैं नाम के आगे, जो कि है आयरन का Fe, एल्यूमिनियम का Al सिंबल होता है, सिल्वर का सिंबल Ag होता है और कॉपर का सिंबल Cu होता है। इसी तरीके से नीचे लिखे हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स नॉन मेटल्स कैटेगरी के, जो कि हैं ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और इनके आगे इनके सिंबल भी लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, नाइट्रोजन का सिंबल N, सल्फर का सिंबल S एंड ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लस्टर। अब लस्टर क्या होता है? लस्टर होती है खास तरह की चमक, ठीक है, जो कि हमें अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलती है। अब पहले हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, ठीक है, कि मेटल्स में ये होती है या नहीं होती, और नॉन मेटल्स में वो होती है या नहीं होती। ठीक है, तो मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उनमें खास तरह की चमक होती है जब वो नए नए होते हैं, उसी चमक को बोलते हैं हम लस्टर। ठीक है, और नॉन मेटल्स में दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल्स में ज़्यादातर जो होते हैं वो गैसेस आती हैं, इसलिए वहाँ पर कोई शाइनिंग सरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, सिर्फ आयोडीन ही एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि जिसमें आपको लस्टर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, नहीं शाइनिंग सरफेस देखने को मिलेगा। बाकी सब नॉन मेटल्स में आपको शाइनिंग सरफेस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस आपको पता ही होगा कि हार्डनेस आप देख सकते हैं ज़्यादातर मेटल्स में, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं आमतौर पर हार्ड ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये तीन ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते, इवन ये क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ, और इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये तीन मेटल जो होते हैं सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं और इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं कि इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नॉन मेटल्स पे। ये आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं, जनरली सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं और एक्सेप्ट डायमंड। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको छोड़कर बाकी सब सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक फॉर्म होती है विच इज़ अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो कि इस पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल्स में सिर्फ डायमंड ही है जो कि हार्ड होता है, बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं। वैसे ही मेटल्स में ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि ये तीनों सॉफ्ट होते हैं जिनको काट भी सकते हैं हम चाकू की मदद से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है स्टेट। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो हमें सॉलिड स्टेट में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि आपने देखा होगा कि आपका जो होता है थर्मामीटर में जो लिक्विड जो होता है जो ऊपर नीचे जाता रहता है वो होता है मरकरी, और वो होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो। ठीक है ना, तो मरकरी को छोड़कर जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसियस। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपको लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, ना आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा ये, ना आपको एक गैसियस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है मेलियाबिलिटी। क्या है? मेलियाबिलिटी।
इसे क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेलेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को पीट पीट कर पतली थिन शीट्स में बना देना, ठीक है। तो हम यहाँ समझते हैं मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। मेटल जो होते हैं इनको हम पीट पीट कर पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर का। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स होते हैं, जिनको हम पीट कर उनके शेप को चेंज कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। अब आपको पता ही है कि नॉन मेटल्स में ज़्यादातर आपकी गैसेज आती हैं, ठीक है। अब उन गैस को ना पीटा जा सकता है, ना ही उनको पतली शीट में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपकी क्या होते हैं? नॉन मेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेलेबल, ठीक है। नॉन मेलेबल आपके होते हैं। तो यहाँ में तो अब हम आ चुके हैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को खींच कर लंबा कर सकते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी मतलब चीज़ों को खींच कर लंबा कर देना। तो मेटल जो होते हैं लेटर्स को हम खींच कर लंबा कर सकते हैं वायर्स की फॉर्म में। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी कि मेटल्स में ये वाली प्रॉपर्टी होती है। लेकिन नॉन मेटल्स में दे आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, समझे, क्योंकि नॉन मेटल्स को हम खींचकर लंबा नहीं कर सकते। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ। और वो सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिक्स प्रॉपर्टी का नाम है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं आपको पता ही है गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। गुड मेटल जो होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। जैसे कि सिल्वर Ag सिंबल होता है इसका, कॉपर Cu बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। सिल्वर और कॉपर जो होता है ये तो आपके बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। लेकिन लेड मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ये दोनों मेटल कैटेगरी के ही हैं, लेड भी और मरकरी भी। इसका सिंबल Hg होता है मरकरी का। लेकिन ये पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन जो सिल्वर और कॉपर होता है ये बहुत अच्छे से हीट को कंडक्ट कर पाते हैं। अब चलते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी होता है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। वो क्या होता है? क्या होता है वो? ग्रेफाइट। क्या होता है वो? ग्रेफाइट वो होता है आपका नॉन मेटल, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी देखते हैं। जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल जो होते हैं इनका हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेटल्स के हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। लेकिन बाकी सब मेटल्स की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहती है। अब चलते हैं मेटल्स कैटेगरी की तरफ। हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सबकी डेंसिटी लो होती है, सबका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। डेंसिटी भी लो, मेल्टिंग पॉइंट भी लो, जो कि सारे नॉन मेटल्स होते हैं सबके। लेकिन मेटल्स में ज़्यादातर मेटल्स की डेंसिटी हाई रहेगी और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है। और हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है सोनोरस। क्या है? सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को हार्ड सरफेस पे टकराते हैं या फिर स्ट्राइक करते हैं तो उनमें से कुछ आवाज़ आती है, ठीक है। तो जिन में से आवाज़ आएगी उसके अंदर यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी होगी, नहीं आएगी तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। अगर आप किसी भी मेटल को किसी भी हार्ड चीज़, जैसे कि मान लीजिए कोई वॉल है, ठीक है, कोई सोफ़ा है, गेट है वगैरह, जो भी हार्ड है, ठीक है, अगर उस पर आप उसको टकराते हैं, टक्कर मारते हैं, तो उसमें से एक साउंड आपको सुनाई देगा। और वो साउंड क्या दिखाता है कि इसके अंदर ये सोनोरस प्रॉपर्टी है। लेकिन दे आर नॉट सोनोरस। ये क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो इनके अंदर सोनोरस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं ज़्यादातर
गैसीय स्टेट में होते हैं, गैस होते हैं, इसलिए इनको टकराने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, टकरा ही नहीं पाएंगे हम, ठीक है। तो इससे में से कोई आवाज़ भी नहीं आएगी। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है क्या है हमारी ऑक्साइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं वो हमेशा नेचर में बेसिक होती हैं, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिड्स के साथ मिलकर सॉल्ट एंड H2O बनाती हैं इसलिए। और इसी तरीके से जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक होती है नेचर में, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं वो बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और H2O बनाती हैं इसलिए। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2O बनाती हैं, इसलिए इनका नेचर बेसिक कहलाता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O बनाती हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक नेचर कहलाती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद एयर, यानी कि जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन एयर के साथ करवाते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। जब भी हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मेटालिक ऑक्साइड देखने को मिलेगी, जो कि आपको यहाँ इस फॉर्मूले में दिखाया गया है कि मेटल प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, एरो बना हुआ है, क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हमेशा, आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने रिएक्शंस को बनाएंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कॉपर Cu प्लस O2, ठीक है। कॉपर के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। कॉपर क्या होता है, एक मेटल होता है, साथ में ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या बनेगी आपकी, मेटालिक ऑक्साइड बनेगी। कॉपर है आपका मेटल, O है आपका ऑक्साइड, ठीक है। तो CuO आपका बनता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कैसा है देखते हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा होगा रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कि जैसे यहाँ पर लिखा होगा Cu प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है ये एरो। अब यहाँ पे लिखा होगा ये CuO लिखा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, लेफ्ट साइड में जो Cu है ये, यहाँ पर Cu सिर्फ एक है, यहाँ पर भी Cu एक है, तो Cu बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जो O है, यहाँ पर O 2 है, लेकिन यहाँ पर O सिर्फ है एक, तो यहाँ पर हम ये 2 बना देंगे। यहाँ 2 बनाने से क्या होगा, O की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 2 1 2 2, और यहाँ पर 2 लिखने की वजह से कॉपर भी हमारा 2 हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, जिससे क्या है हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, आपने चैप्टर 1 में सीखा होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, जो कि है Al प्लस O3, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ में आपने इस बार ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है, ठीक है। और क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपकी बन गई है, यानी कि Al2O3, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। Al की आप रिएक्शन कराएंगे अगर आप ऑक्सीजन के साथ में, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3, और रिएक्शन बैलेंस होने के बाद में Al के आगे 4 लग जाएगा, O के आगे 3 लग जाएगा, और यहाँ पे Al2O3 के आगे 2 लग जाएगा, ठीक है। और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल के बारे में, जो कि है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई गई है, ठीक है। और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि हमने सब रिएक्शन में, तीनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन 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 लिया है, जबकि हम पढ़ रहे हैं एयर के बारे में, ठीक है। अब आपको ये पता ही होगा कि एयर में जो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन गैस होती ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी और गैस को नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसे बैलेंस करेंगे तो आपको मैग्नीशियम के आगे 2 लग जाएगा, और MgO के आगे भी आपका 2 लग जाएगा, और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई बिल्कुल सिंपल तरीके से कि आप किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, यानी कि एयर से कराएंगे, तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनता है आपका, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट एक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। लेकिन मेटल्स होते हैं बहुत तरह के होते हैं, तो अलग अलग मेटल जो होता है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। हम वही पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर।
क्या लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये बहुत जल्दी एयर के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, और अगर इन दोनों मेटल्स को अगर हम खुला छोड़ देते हैं ओपन में तो ये आग भी पकड़ लेते हैं। इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। किसमें डुबा के रखते हैं, केरोसिन में इन्हें हम डुबा कर रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। लेड मतलब होता है पीबी, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, लेड यानी कि पीबी, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो चारों मेटल्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं पतली सी ऑक्साइड की लेयर से। किसकी लेयर, ऑक्साइड की लेयर, ठीक है, यहाँ लिखा है ना लेयर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की लेयर से कवर होते हैं ताकि आगे चल के और ज़्यादा ऑक्सीडेशन से बचाव हो सके, यानी कि आगे चल के और ज़्यादा इनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट रखने के लिए इन चारों मेटल्स पर पतली सी ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है एफ ई डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है एफ ई यानी कि होता है आयरन। आयरन जो होता है वो हीट करने पर जलता नहीं है, बर्न नहीं होता, लेकिन अगर उसी आयरन की फिलिंग यानी कि चूर्ण पाउडर टाइप में अगर हो तो वो जल जाता है जल्दी ही। फोर्थ पॉइंट कहता है कॉपर डज नॉट बर्न। क्या कह रहा है, कॉपर जो है, कॉपर Cu यानी कि कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को हम कितनी भी हीट दे दें, कितना भी गर्म कर लें, वो बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाएगी कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। जो कॉपर होगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन करेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि होगा ब्लैक कलर की कोटिंग वाला, ठीक है, यानी कॉपर जो है ब्लैक हो जाएगा, जैसे बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड की इस पर लेयर चढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है ये वाला पार्ट, ये स्लाइड हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो बच्चों इसका लास्ट पॉइंट है AU एंड AG डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। AU क्या होता है, AU आपका होता है गोल्ड। क्या होता है आपका, AU आपका होता है गोल्ड, GOLD, ठीक है। और AG आपका होता है सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है आपका ऑक्सीजन के साथ में बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, ठीक है, यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी, दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि मेटल जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो उसे बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया हुआ है, एक बार हमने एग्जांपल लिया है HCl यानी कि आपका एसिड होता है, और एक बार हमने एग्जांपल लिया है NaOH यानी कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका बेस होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर पहले Al2O3 लिया है, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि आपका ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने रिएक्शन करी गई है अपने HCl के साथ में। HCl आपका एसिड होता है, क्या बन रहा है आपका H2O बन रहा है और साथ में AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका बन रहा है ये, तो ये आपका सॉल्ट है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में आपका, इस रिएक्शन में आपका सॉल्ट और H2O बनना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं Al, ठीक है, ये Al2O3 है आपका, Al2O3 प्लस NaOH आपका लिखा हुआ है। रिएक्शन करने में क्या बन रहा है, रिएक्शन करने में आपका बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, यानी कि NaAlO2 और साथ में H2O। जो आपका सोडियम एल्यूमिनेट है ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्ट है और H2O, यानी कि आपके दोनों केसेस में, ठीक है ना, क्या बना है, सॉल्ट और H2O बना है। इसीलिए आपको आप बोल सकते हैं कि आपका एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है वो आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों हम बात करते हैं हमारे सेकंड रिएक्शन की तरफ, जो कि है मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में, ठीक है। जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन करते हैं
वाटर के साथ में यानी कि H2O के साथ में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला दिया गया है, देखते हैं फॉर्मूला क्या है। मेटल प्लस वाटर जब भी रिएक्शन करेगा तो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ में आपका बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल प्लस वाटर यानी कि मेटल प्लस H2O, कोई आपका कोई मेटल होगा, आपका होगा वाटर यानी कि H2O होगा, तो आपका बनेगा मेटल ऑक्साइड और आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन किसी किसी केस में कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, यानी कि ये चीज़ भी बन जाती है डायरेक्टली, ठीक है। तो वो कब बनती है, यानी कि जो मेटल्स आपके ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा, सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ये सब जो आपके होते हैं आपके डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड की जगह पर मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है। लेकिन आपका सेकंड पॉइंट यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, तब आपका मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में मेटल ऑक्साइड है और आप उसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ में करवाते हैं तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, ठीक है। और फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपके पास में मेटल है और वाटर है, मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के करा देते हैं तो आप क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा आपका और आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अब हम इस फ्लो चार्ट से समझते हैं, डायग्राम समझते हैं कि पानी में आपने सुना होगा कि पानी आपका 3 तरह का हो सकता है, जैसे कि गर्म पानी, ठंडा पानी या और आपकी स्टीम यानी कि भाप, ठीक है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो अलग अलग मेटल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के पानी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में देखते हैं कि कौन सा मेटल किस तरह के वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, ठीक है। रिएक्ट विद कोल्ड H2O, कौन कौन से, मतलब यहाँ हम बात करने वाले हैं ठंडे पानी के बारे में, कोल्ड वाटर के बारे में, जो कि होता है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम यानी कि Na, K और Ca, ये तीनों मेटल्स आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके हमेशा कोल्ड वाटर के साथ में ही रिएक्शन करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, 3 मेटल्स आपके ऐसे हैं जो कि आपके हमेशा कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वाले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्ट विद हॉट H2O, यानी कि गर्म पानी के साथ में कौन रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट करता है Mg यानी कि मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम आपका हमेशा गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वाले पॉइंट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि Ca एंड Mg यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। तो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है, जब हम इसे घोलेंगे पानी में, ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने पढ़ा होगा कि आपकी हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन के बबल जो होते हैं इस मेटल के सरफेस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सरफेस होता है उसके सरफेस के पास हाइड्रोजन के बबल चिपक जाते हैं और बबल चिपकने की वजह से वो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है वो फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की तरफ, नो रिएक्शन विद H2O, यानी कि आपका Pb है, कॉपर है, Au है, Ag है, यानी कि लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये आपके 4 ऐसे मेटल है जो कि आपके पानी के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है, चाहे आपका किसी भी तरह का पानी हो, चाहे कोल्ड हो, हॉट हो, चाहे वो आपका स्टीम वाला वाटर हो, ठीक है। तो तीनों के साथ में आपके ये चारों मेटल्स आपके रिएक्शन नहीं करते। अब बचा ये लास्ट पॉइंट, इसे भी देख लेते हैं, रिएक्शन विद स्टीम, यानी कि ये 3 मेटल ऐसे हैं जो कि आपके भाप के साथ यानी कि स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं, जो कि है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक आपके ऐसे 3 मेटल्स हैं जो कि आपके हमेशा स्टीम के साथ में ही रिएक्शन करते हैं। तो आपको ये तीनों चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा मेटल किस तरह के वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं रिएक्शन के अलग अलग मेटल के साथ में, ठीक है। अब पहला एग्जांपल आपको लिखा हुआ है Na+H2, यानी कि सोडियम की रिएक्शन इस बार आपकी वाटर के साथ में की गई है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, यहाँ पर आपने देखा था कि मेटल की अगर रिएक्शन आप वाटर के साथ में करेंगे तो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये सोडियम मेटल है आपका, H2 आपका वाटर है, क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर आपका बन रहा है, देखते हैं, यहाँ पर आपका बनना है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बन रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपका क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। तो
यहाँ पर हमने सीखा था कि मेटल ऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपका बना है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्यों बना? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो मेटल ऑक्साइड की जगह डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि Na+H2O एरो बनाकर NaOH+H2O आपका बना है, और बाकी Na के आगे 2 और NaOH के आगे 2 लगाकर और H2O के आगे 2 लगाकर इस रिएक्शन को बैलेंस किया गया है, ठीक है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना कि आपका सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कैल्शियम के साथ में वाटर की रिएक्शन, और कैल्शियम भी आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो इस केस में भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, CaOH का होल ट्वाइस बना है, साथ में H2 गैस बनी है जो कि आपके बननी ही बननी है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका एक और नाम भी होता है, उसे बोलते हैं हम स्लेग्ड लाइम। ध्यान रखिएगा, स्लेग्ड लाइम, जो कि आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ा होगा और आपने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का नाम होता है स्लेग्ड लाइम, ठीक है। तो आपका इस केस में मेटल हाइड्रोक्साइड बना है क्योंकि कैल्शियम भी आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। थर्ड है आपका मैग्नीशियम के साथ में वाटर की रिएक्शन, और मैग्नीशियम भी आपका हाईली रिएक्टिव मेटल कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस, साथ में H2 गैस। थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन आपकी है एल्यूमिनियम के साथ में वाटर की रिएक्शन। अब एल्यूमिनियम जो होता है इतना रिएक्टिव नहीं होता है इन तीनों के कंपेरिजन में, इसलिए यहाँ पर आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर आपका Al+H2O के साथ में Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, साथ में H2 गैस निकली है। और फिफ्थ रिएक्शन आपकी आयरन। आयरन जो होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है इन तीनों के कंपैरिजन में, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर भी पानी के साथ में आयरन ऑक्साइड बना है, यानी कि Fe3O4 बना है और साथ में यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है। तो यानी कि आपका सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, और बाकी के जो नीचे मेटल जो होते हैं और कैटेगरी के वो आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल कैटेगरी में आते हैं इन तीनों के कंपैरिजन में। तो यानी कि आपके इन तीनों में आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा और बाकी सब में आपका मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड बनेगा, और इस केस में आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर हम। अब हमारी थर्ड रिएक्शन हमारी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड कौन से बोले? डाइल्यूट एसिड। अब हम मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में भी हम एक बार बात कर चुके हैं कि जब भी हम किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है। आपने वहाँ सीखा था कि आपका सॉल्ट और H2 बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस, जो वही भी आपकी सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि CuAgHg डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी, ये आपके 3 ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों मेटल्स को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है और एल्यूमिनियम है। इन चारों की रिएक्शन आपको दिखाई गई है HCl के साथ में। HCl का क्या होता है? डाइल्यूट एसिड आपका दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन करने में क्या बन रहा है? यहाँ फर्स्ट केस में आपका बनना है FeCl, यानी कि आयरन क्लोराइड। सेकंड केस में आपका बनना है मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड केस में आपका बनना है जिंक क्लोराइड, और फोर्थ केस में आपका बनना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और साथ में H2 आपका बना हुआ है, और बाकी इनको बैलेंस करने के लिए कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 6 आपको लगाया गया है, ठीक है, जो कि आपको मैंने पहले सिखा चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 में कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर अभी तक किसी को भी, अगर कोई आपका बच्चा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको रिएक्शन बैलेंस करना ना आता हो, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो यहाँ हमारी बात हो गई थर्ड रिएक्शन के बारे में, जो कि थी एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे? किसी एक मेटल की रिएक्शन करवाएंगे किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कोई भी मेटल A है, अब प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B। अगर आपको दूसरा कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें आपका मेटल नंबर B है, यानी कि आपका वहाँ पर दूसरा मेटल है वो आपका सॉल्यूशन में है, ऐसे आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? तो सॉल्ट सॉल्यूशन आपका A बनेगा, यानी कि अगर आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसमें आपका मेटल नंबर A आ चुका होगा, और जो आपका सॉल्यूशन में मेटल नंबर B जुड़ा हुआ था वो आपका इस बार अलग हो जाएगा। यानी कि ये एक तरीके से आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी आपने, वही सेम तरीके से आपकी ये रिएक्शन आपकी होगी,
कि इसमें क्या होगा कि आपका सॉल्ट सोल्यूशन होगा, उसमें आपका मेटल जुड़ा होगा एक, तो वो मेटल आपका उस सोल्यूशन से अलग हो जाएगा, और जो दूसरा मेटल होगा जो कि आपका हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो उसको अलग कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, कि जो हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से या फिर इसके सॉल्यूशन के फॉर्म से। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ये वाला कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पर आयरन आपका मेटल नंबर ए है और कॉपर सल्फेट में जो आपका कॉपर है वो आपका मेटल नंबर बी है। तो इस कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है वो आपका यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कॉपर अलग हो चुका है और सल्फेट के साथ में यहाँ पर आपका आयरन जुड़ चुका है, जो कि आयरन आपका मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल था एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आपका ये रिएक्शन आपकी आ गई। ठीक है, तो ये आपकी एग्जैक्ट आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही आपको इसी तरीके से आपको मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बात खत्म होती है फोर्थ रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे कि मेटल्स को यहाँ पर हमने अरेंज किया गया है उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, यानी कि जो मेटल जितना ऊपर है उनकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी और जो मेटल जितना सबसे नीचे है उनकी रिएक्टिविटी उतनी ही नीची होगी। ठीक है ना, कम होगी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आपको मेटल्स को अरेंज किया गया है। जो मेटल जितना ऊपर उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा, जो मेटल जितना नीचे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे ऊपर आपका कैल्शियम है। ठीक है, सॉरी कैल्शियम नहीं, पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और आयरन में है आपका गोल्ड। ठीक है, तो यानी कि आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल आपका गोल्ड होता है, उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव होता है आपका सिल्वर, उसके बाद मरकरी आता है लीस्ट रिएक्टिव में, फिर आपका लीस्ट रिएक्टिव कॉपर होगा और आपका बात करें सबसे जो मोर रिएक्टिव है वो आपके 4 मेटल्स है। कौन कौन से हैं आपके सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल कैटेगरी में आएंगे वो आपके आएंगे ये 4 मेटल्स। ठीक है, ये KNaCl और Mg, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, हमने पिछली स्लाइड में आपको समझाया था कि जब भी पानी के साथ में आपकी रिएक्शन होती है किसी मेटल की तो आपका मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये 4 मेटल आपके ऐसे होंगे जब भी पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, वो मेटल ऑक्साइड की जगह पर मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे, लेकिन बाकी सारे जो मेटल होंगे वो सिर्फ पहले बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको अच्छे से पूरा सीक्वेंस आपको पूरा याद करना पड़ेगा, के से लेकर पूरा ए तक का पूरा सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कई बार आपको इनमें से कुछ से भी 5 या 6 एलिमेंट्स के नाम दे देंगे आपसे बोला जाएगा कि आप इसको अरेंज कीजिए इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, और तो आप इसको अरेंज तभी कर पाएंगे जब आपको इसका सीक्वेंस आपको मालूम होगा कि कौन सा मेटल किसके ऊपर आता है या कौन सा मेटल किसके नीचे आता है। ठीक है ना, तो आपको इस रिएक्टिविटी से इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कि कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, कौन बीच में है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इसी के हिसाब से अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। ठीक है, हमने पिछले केस में हमने जितनी भी रिएक्शन करी उसमें से हमें रिएक्शन थी क्या, कौन सी रिएक्शन थी हमारी, सारी रिएक्शन थी हमारी मेटल की किसी भी चीज़ के साथ में, यानी चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो सॉल्ट सोल्यूशन वाला पार्ट हो। ठीक है, हमने सिर्फ मेटल की रिएक्शन सीखी थी। यहाँ पर हम सीखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, यानी कि जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या हो सकता है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। किसी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या कहती है, इस टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। उसको क्या होता है, अपने पूरे वैलेंस शेल को पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि आपके 4 शेल होते हैं, 9th से पढ़ा होगा कि 4 शेल आपके होते हैं। एक आपका शेल होता है के, एक होता है आपका एल, एक होता है आपका एम, एक आपका शेल होता है आपका एन। ठीक है,
आपके 4 शेल होते हैं, ठीक है। और इन चारों शेल में क्या होता है आपका, अगर हम बात करें पहले शेल की के की, तो इसमें जो मैक्सिमम शेल होते हैं आपके 2 होते हैं शेल, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके शेल में। आपके सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, थर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 18 आ सकते हैं, और फोर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा 32 आ सकते हैं। कितने? 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को अपनी टेंडेंसी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल को फिल करना होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। एटम्स ऑफ मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटाइन। अब जो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के पास में क्या होता है, कभी कभी उनके पास में कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए उसको अपना इलेक्ट्रॉन शेल पूरा फिल करने के लिए उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो क्या करते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं, यानी किसी को दे देते हैं ताकि वो कैटाइन बना सकें। तो दूसरी तरफ जो एटम जो होते हैं नॉन मेटल्स के, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है अपने वैलेंस शेल को पूरा करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं ताकि वो बना सके एनायंस, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो बनाएगा कैटाइन, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ले लेगा वो बनाएगा आपका एनायन, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है NaCl का, ठीक है। NaCl में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्या होगा, आपको पता है कि Na है, Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 11। क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। अगर आप उसको वैलेंस शेल में बांटेंगे तो आपका पहले शेल में आपका आएगा 2, फिर आएगा आपका 8, फिर आपका आएगा 1, यानी कि 2, 8, 10 और 1 11, ठीक है। आपने 2, 8, 1 के साथ आपने इसको वैलेंस शेल को बांट दिया, इलेक्ट्रॉन को बांट दिया, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि आपका पहला शेल 2 है, आपका फुल है, ठीक है ना। आपका दूसरा शेल जो होता है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एल शेल में, जो कि आपका कंप्लीट है। लेकिन आपका तीसरा शेल है जो कि आपका आ रहा है KL M वाले में आपका 1 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिल करने के लिए या तो आपको चाहिए होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर आपके 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट बनाकर भी उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी शेल में LMN में मान लीजिए अगर आपके जैसे मान लीजिए आपका एल शेल है, आपके एल शेल में आपको 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और आपको N वाले शेल में आपको 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उसको बैलेंस करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, आपको चाहिए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक रूल ये होता है कि कोई भी एटम जो होता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है और ना ही 4 से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ले तो सकता नहीं है, तो इसलिए क्या करेगा ये, इसके बाद जो ये एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या दिखाएगा Na प्लस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके बाद में एक प्लस आ गया और प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया अपने अंदर से, ठीक है। तो इसके अंदर बचा 2 और 8 बचा, जिससे इसका जो सोडियम है वो फुल हो गया, इसके शेल फुल हो गए, ठीक है। इससे बन गया इसका सोडियम कैटायन बन गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, यानी कि 17, ठीक है। 17 को अगर हम बांटेंगे उनके शेल के हिसाब से तो आपका आएगा नंबर 2, 8 और 7, यानी कि पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप ध्यान दें कि आपके तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि 8 बनाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे ले लेगा, जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है उससे, यानी कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया अपने अंदर से, और वही इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, जो कि मिलकर यहाँ पे लिखा है ना क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर Cl माइनस बन जाएगा, यानी कि आपका क्लोराइड एनायन बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 288, यानी कि आपका जो आउटर मोस्ट शेल में पहले 7 था वो आपका आउटर मोस्ट शेल आपका 8 बन चुका है, यानी कि आपका आउटर मोस्ट शेल भी आपका फिल हो चुका है क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दो जो होते हैं एलिमेंट्स, चाहे वो एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल्स, एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इस तरीके से वो दोनों कंबाइंड हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है वो सेम चीज़, ठीक है। सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया आपका Na प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया।
क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो जुड़कर इसने क्लोराइड एनायन बना लिया, ठीक है। अब आपका सोडियम Na+ और प्लस क्लोरीन माइनस बनाए, ठीक है ना, तो आपका मिलके बन जाएगा NaCl। अब आप अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, आपको मेन ध्यान आपको यहाँ देना है, ठीक है, इस वाले पार्ट पर। तो सोडियम के पास में जो आपको दिखाएगा रेड स्पॉट, मतलब इसके बाद में ये एक इलेक्ट्रॉन फालतू था। अब क्लोरीन के हमने ये 2 2 4 2 6 और एक 7, हमने 7 बिंदु लगाए काले काले, ठीक है। 7 काले बिंदु का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, और सोडियम के आगे जो लाल बिंदु लगाए 1, इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हुआ, इस सोडियम ने इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो इसके पास 7 थे, 7 और ये एक लाल वाला मिलकर बन जाएंगे इसके पास में 8, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर Na के पास में एक प्लस इलेक्ट्रॉन एक आ गया, प्लस आयन आ गया, और क्लोरीन के पास में मिलके बन गई 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद मिल गया 1 माइनस आयन, ठीक है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके बाद आता है प्लस आयन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके बाद आता है माइनस का आयन, ठीक है। जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उस पर उतने ही ज़्यादा प्लस के आयन दिए बढ़ते जाएंगे, और जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके बाद उतने ही माइनस के आयन्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो जाता है NaCl का, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड का, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। मैग्नीशियम आपको पता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। तो 12 को हमने बांटा है 2 8 और 2 में, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको आउटर मोस्ट शेल में बनाना है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन बनाना मुश्किल है इसके लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल कर लेगा 2 8 करके। तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पर आपका 2 प्लस आयन आ गया, क्योंकि ना 2 इलेक्ट्रॉन के बाद दिए हैं। तो यहाँ पर आपके बचे 2 और 8 बचे, और यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, दिखा दिया आपको। यहाँ पर आपका बन गया मैग्नीशियम केटाइन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बनाता है केटाइन, समझे। अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का वही सेम केस जो हमने पीछे पढ़ा है कि इसके पास में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 को हमने बांट दिया इस तरीके से 2 8 7 में। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये मिलके बन जाएगा 2 8 8, और ये बन जाएगा हमारा क्लोराइड एनायन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने लिया सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम लिखेंगे, मैग्नीशियम के आगे हम लगाएंगे 2 डॉट, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि इस आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 डॉट लगाए हमने। और हमने क्या करा, हमने क्लोरीन को 2 बार लिख दिया, क्योंकि एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन और बना देंगे, ताकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है मैग्नीशियम के पास में वो उसके बाद जा सके, ठीक है। इसी वजह से हमने क्लोरीन को 2 बार लिखा, और दोनों बार हमने 7 बार लगाया क्रॉस। यहाँ पे क्रॉस का मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों ही क्लोरीन के ऊपर 7 और 7 बने हुए हैं क्रॉस, ठीक है। यानी कि दोनों के पास में 7 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैग्नीशियम में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, ठीक है, क्लोरीन की तरफ। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएंगे, जिससे क्या है, मैग्नीशियम के पास में 2 प्लस आयन बन जाएंगे, और क्लोरीन के पास में बन जाएंगे 2 माइनस आयन। सॉरी, क्लोरीन के पास में बनेगा 1 माइनस, क्योंकि क्लोरीन ने 1 आयन लिया है। लेकिन क्लोरीन को हमने यहाँ पे 2 बार लिखा है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगकर यहाँ पर लग जाएगा 2, ठीक है। तो इसके वजह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। इस तरीके से हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, और चैप्टर को एंड करते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो द कंपाउंड्स फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, यानी कि मेटल से नॉन मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, और ट्रांसफ़र होने की वजह से जो कंपाउंड बने हैं, उन कंपाउंड्स को बोलेंगे हम आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से बने हैं, ठीक है। इन्हें हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये प्रॉपर्टीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज़ आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इस पर आपको ध्यान देना अच्छे से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है, दे आर सॉलिड एंड हार्ड एंड जनरली ब्रिटल। आमतौर पर जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में या हार्ड स्टेट में या फिर कभी कभार गलित अवस्था में ही पाए जाते हैं, यानी कि ब्रिटल स्टेट में, भंगुर स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड जो होता है इनका है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई रहते हैं। थर्ड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, जनरली सॉल्युबल इन वाटर।
आमतौर पर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो आमतौर पर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसॉल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट्स में। किस तरह के सॉल्वेंट, जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल में हो गया, ठीक है। पेट्रोल, केरोसिन वगैरह ऐसे सॉल्वेंट में ये घुलते नहीं है, लेकिन पानी में आसानी से घुल जाते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर्म, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, अगर मान लो कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, हार्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। लेकिन अगर वही चीज़ मोल्टन स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में होगी तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आराम से हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे कुछ दिनों में हमारी वीडियो आने वाली है हर चैप्टर के ऊपर MCQ बेस्ड, ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।